हेलो दोस्तों, एनजे कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बैंकिंग से संबंधित है, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटिंग और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और सेकंड ग्रेड, इन सभी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और 11 12 कॉमर्स, इन सभी के लिए यूजफुल टॉपिक है। देखते हैं आज के क्या क्या इसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसका बैंकिंग का अर्थ जानेंगे, इसके प्रकार जानेंगे, आरबीआई की स्थापना, केंद्रीय बैंक, इन सभी का बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला अर्थ जानते हैं बैंकिंग का सामान्य परिचय। देखते हैं क्या देख रखा है, बैंकिंग का इतिहास। जानते हैं कि बैंकिंग का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में व्यवसायियों को सेठ साहूकार, क्या लिख रखा है इसके अंदर, प्राचीन काल में व्यवसायियों को सेठ साहूकार, महाजन, चेटी आदि कहा जाता था। वे सभी उस समय बैंकिंग का व्यवसाय करते हैं कि पहले प्राचीन समय में सेठ अपन पैसे उधार लेते थे। सेठ से, साहूकार से, महाजन से, चेटी से, इन सभी से उधार पैसे लेते थे और उन पैसे के बदले में वो अपनी वस्तु गिरवी रखकर पैसे देते थे। ये बैंकिंग का प्राचीन समय में प्रचलन था। प्राचीन काल से ही भारत में बैंकिंग प्रणाली किसी न किसी रूप में मौजूद थी, अर्थात वस्तु विनिमय के बाद धातुओं के माध्यम से आदान प्रदान होता था। ये सभी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित थी। अगला देखते हैं। अगला, भारतीय लोग अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचकर सोना खरीदते थे, जिससे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले भारत में बैंक असंगठित रूप से विद्यमान थी। भारत में बैंकिंग इतिहास को निम्नलिखित 3 चरणों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 3 चरणों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। पहला चरण दे रखा है 1947 का, यानी कि पहला चरण में है 1947 से पहले। दूसरे चरण में है 1947 से 1991 के तक की। तीसरे चरण में है वर्ष 1991 से वर्तमान तक। पहला चरण क्या है, 1947 से पहले अंग्रेजों के आगमन से भारत की विदेशी बैंकिंग का अंत होने लगा था। भारत का प्रथम बैंक, यानी कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। भारत का प्रथम बैंक वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था। यह वर्ष में 1832 में बंद हो गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम बैंक कब स्थापित हुआ था और कौन सा बैंक खोला गया था। तो भारत में सबसे पहले 1770 में कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जो कि 1832 में बंद हो गया था। फिर इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद दे रखा है 1786 वर्ष 1786 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी कि 1786 में कौन से बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1791 में असफल हो गया, कि ये भी बंद हो गया था। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एवं निजी हिस्सेदारियों द्वारा देश में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की, जो कि निम्न है। दे रखा है 3 प्रेसिडेंसी बैंक का नाम और स्थापना वर्ष। मुख्यालय दे रखा है कलकत्ता का नाम। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना जून 1806 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में। बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना 1806 में, जून 1806 में। कहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर इसका, कलकत्ता में। दूसरा है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में अप्रैल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी, मुंबई में। बैंक ऑफ मद्रास जुलाई 1843 में स्थापना वर्ष और चेन्नई में इसकी, यानी कि 3 बड़े बैंक की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीन स्टेट में बैंक की स्थापना की गई थी, राज्य में की गई थी। अगला देखते हैं आगे। उपयुक्त तीनों बैंक का विलय करके, यानी कि तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। उपयुक्त तीनों बैंकों का विलय करके 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया था, यानी कि इस इंपीरियल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, SBI की स्थापना कब हुई थी, 1955 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इंपीरियल बैंक ब्रिटिश भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में
कार्य करता था, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इंपीरियल बैंक किसके रूप में कार्य करता था? ब्रिटिश भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं, अगला चरण देखते हैं, दूसरा चरण वर्ष 1947 से 1991 तक। दूसरा चरण क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक था जिसका नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कई आनुषंगिक बैंक स्थापित कर दिए गए जो निम्नलिखित है, यानी कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखते हैं कौन कौन से 14 राष्ट्रीय बैंक है, देखते हैं। पहला स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जो कि 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कौन से सन को किया गया था? 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखते हैं आगे दे रखा है, यानी कि भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। यानी कि 14 बैंक ऐसे थे जिनकी पूंजी कितनी है? 50 करोड़ रुपए थी। ये 14 बैंक थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे देखते हैं, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक। अगला इंडियन ओवरसीज बैंक और लास्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 14 बैंकों का अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों में 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, यानी कि जो 15 अप्रैल है 1980 को 6 बड़े बैंक थे, 6 बैंकों में 200 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया। 200 करोड़ रुपए से अधिक थी उसका भी क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जिनकी पूंजी, ये बैंक निम्नलिखित हैं कि जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से, कौन से बैंक है? ये इस प्रकार है, देखते हैं। आंध्रा बैंक, न्यू इंडिया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक। ये सभी बैंक ओरिएंटल कॉमर्शियल बैंक, ये सभी कौन से बैंक थे जो 200 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि ये बैंक कौन से थे? 200 करोड़ रुपए से अधिक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। आपसे पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। किसको बोलते हैं? नाबार्ड को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, भुगतान एवं लघु वित्त बैंक की स्थापना की गई थी। चरण देखते हैं, चरण तीसरा, कौन से सन हुए? 1991 से अब तक, यानी कि वर्ष 1991 में केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों में उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। वर्ष 1993 में क्या था? वर्ष 1993 में न्यू इंडिया बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने का राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 रह गई। यानी कि अब तक 1993 तक कितने बैंक रह गए? 19 रह गए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2003-04 में 2 निजी बैंकों का लाइसेंस दिए गए। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2003-04 को 2 बैंक ऐसे हैं जिन पर लाइसेंस दिए गए। देखते हैं कौन कौन से बैंक हैं वो 2। भारत के बैंकों में ग्राहक सेवाओं एवं परिचालन दक्षता का विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्टी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि।
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का वर्ष 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का वर्ष 2009 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। अप्रैल 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में 5 आनुषंगिक बैंक तथा भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया, यानी कि 2 बैंक थे जो कि भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? 2017 में स्टेट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय कर दिया गया। अगला देखते हैं अप्रैल 2020 में 10 बैंकों का विलय किया गया। 10 बैंक कौन कौन से हैं? पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया। एक तो कौन सा था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक का विलय। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? 12। देखते हैं कौन कौन से बैंक। देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देखते हैं कौन कौन से बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में बड़ौदा में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना मुंबई में 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना 1935 में कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। अगला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना मुंबई में 1911 में हुई थी। अगला देखते हैं इंडियन बैंक ऑफ चाइना, इसकी स्थापना 1907 में चेन्नई में हुई थी। इंडियन बैंक चेन्नई, यानी कि चेन्नई में 1907 में हुई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में 1937 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक ऑफ न्यू दिल्ली 1894 में। पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली 1943। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई 1908। यूसीओ बैंक कोलकाता 1919 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई 1955 में। इन 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना अनुसूची बैंक, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्य बैंक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला दे रखा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक। अगला दे रखा है गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक के बाद विकास बैंक में कौन कौन से आते हैं? IFCI बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, नाबार्ड, सिंडिकेट बैंक, NHB बैंक। ये विकास वाले, डेवलप वाले बैंक हैं। आगे देखते हैं संरचना, बैंकिंग की संरचना। किसी देश के विकास हेतु बैंकिंग प्रणाली एक स्तंभ है जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय बैंकों की प्रमुख भूमिका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में जमा राशि जुटाना और ऋण का वितरण करना है। भारत की मौजूदा विस्तृत बैंकिंग संरचना कई दशकों में विकसित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि गैर अनुसूचित बैंक का एक भाग है। गैर अनुसूचित देखते हैं अनुसूचित बैंक, वे बैंक जो RBI एक्ट 1934 की धारा 2 में उल्लेखित है। यानी कि अनुसूचित बैंक कौन सी धारा के अनुसार है? यानी कि अधिनियम तथा 1934, किसका अधिनियम? RBI अधिनियम 1934 की धारा 2 में उल्लेखित है कि जिनकी कुल पूंजी या प्रदत्त पूंजी का कम से कम 5 लाख रुपए RBI में जमा हो, वही क्या कहलाती है? अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ये बैंक ग्राहकों के हित तथा संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक बैंक कौन कौन से होते हैं? वाणिज्यिक एवं व्यापारिक बैंक, पहले इसका अर्थ जानते हैं। वे बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, वह व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। या बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत जो बैंक लाभ के उद्देश्य से लोगों की जमा स्वीकार करते हैं, वह ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। दूसरा होता है निजी बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो निजी निगमों या व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। भारत में शीर्ष निजी बैंक व्यक्तियों, व्यवसायों और संगठनों को विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ
काम करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व निजी शेयरधारकों के पास होता है, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस आदि। विदेशी बैंक वह बैंक होते हैं जो घरेलू और मेजबान देश दोनों के नियमों का पालन करना पड़ता है। यह बैंक अपने बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरे देशों में अपनी शाखाएं खोलते हैं, जैसे सिटी बैंक, HSBC बैंक, DBS बैंक। इंग्लैंड का सर्वप्रथम यानी कि विदेश में खोला गया सबसे पहला बैंक कौन सा था? HSBC बैंक था। अगला देखते हैं चौथा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना RG सरिया समिति 1972 की सिफारिश पर की गई थी। यानी कि बैंक की स्थापना किसकी समिति की स्थापना की गई थी? RG सरिया समिति की सिफारिश पर की गई थी तथा बाद में M नरसिम्हन समिति 1975 की अनुशंसा के आधार पर की गई। इन बैंकों में 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी व्यापारी बैंकों की तथा 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। यानी कि 50% तो किसकी होगी? केंद्र सरकार की, और 35% किसकी होगी? व्यापारिक क्या कह रहा है? 35% तो क्या कह रहा है? किसकी होगी? व्यापारी बैंक की, और 15% हिस्सेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। टोटल मिला के 100% हिस्सेदारी। 50% केंद्र सरकार की, 35% व्यापारी बैंक की और 15% सरकार की, राज्य सरकार की, जिस राज्य में हिस्सेदारी। वर्ष 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जो कि निम्न है। एक तो है भिवानी हरियाणा में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, मालदा पश्चिमी बंगाल में। ये 5 क्षेत्रीय ग्रामीण खोले गए इन 5 राज्यों में। देखते हैं अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बढ़कर 196 तक पहुंच गई थी, जिसे घटाकर वर्तमान में 43 यानी कि 43 वर्ष 1920 तक है। ये कितने 43 कौन से वर्ष तक है? 2020 तक है, कर दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संख्या घटाकर 35 करने का प्रावधान भी किया गया है। गोवा व सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। यानी कि गोवा और सिक्किम में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा और सिक्किम में कौन सा क्षेत्र, या ये भी पूछ सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से स्टेट है या कौन से राज्य में नहीं है। तो गोवा और सिक्किम राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला देखते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित विजय केलकर समिति की सिफारिशों के कारण वर्ष 1987 के बाद कोई भी नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। इन बैंकों का विनियमन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी NABARD के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। सहकारी बैंक वह बैंक है, क्या कह रहा है? सहकारी बैंक वह बैंक है जो सहकारी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? सहकारी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये बैंक राज्य सरकार के कानून के अधीन कार्य करते हैं। इस बैंक के शेयरधारक मिलकर निर्देशक मंडल का गठन करते हैं। अगला देखते हैं सहकारी बैंकों के प्रकार। सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं शहरी सहकारी बैंक, एक ग्रामीण सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक किसे कहते हैं? जो उपनगरीय या कस्बा क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई है। सहकारी समिति की स्थापना यानी कि सहकारी समिति अधिनियम 1912 में बहुउद्देश्य बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इन बैंकों का गठन किया गया है। क्या कह रहा है? सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत इन बैंकों का गठन किया गया। हाल ही में बैंक विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया है, जिसके तहत बैंक विनियमन अधिनियम 1949 की धारा
सभी धाराएं शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगी। अगला दूसरा पॉइंट थे ग्रामीण सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक के ढांचा देखते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक का ढांचा इस प्रकार है। ग्रामीण सहकारी बैंक का ढांचा दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रामीण सहकारी बैंक, इसमें एक तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, ये तो अल्पकालीन या मध्यकालीन, दूसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण तो होता है राज्य सरकार के बैंक होते हैं, यानी कि राज्य सहकारी बैंक। तो फिर उसके बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। फिर अगला पंचायत में प्राथमिक सहायक समितियाँ, ये होते हैं अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण जो द्विस्तरीय संरचना होती है, राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास इसका शीर्ष बैंक होता है, और इसके बाद प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होता है। अगला देखते हैं